अगर सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से, कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। ओके, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम लोग मॉड्यूल वन का रिवीजन करेंगे, देखेंगे मॉड्यूल वन में क्या क्या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको ध्यान देना है। ओके। और सो मॉड्यूल वन जो है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू अपना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो मॉड्यूल वन में बेसिक जो भी सीपी से रिलेटेड, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, वो हमें समझना है। तो ये चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग में वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं क्या होता है, और डिजाइनिंग के लिए फ्लो चार्ट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है हमारा सी लैंग्वेज है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताता है। ओके। सो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो एकदम ही रिक्वायर्ड चीज है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक हमें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल वन में, टू अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम को जब भी हम समझने जाएंगे तो कंप्यूटर सिस्टम कैसा है कि हमारे पास में एक बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम कैसा होगा, दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास में होता है प्रोसेसर, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारे पास में कंप्यूटर की मेमोरी। ओके। सो यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के पास में, ये कंप्यूटर का वर्किंग मॉड्यूल होता है। कंप्यूटर को जो भी हम काम बोलेंगे करने के लिए, प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है उसे। सेकंड जो कंपोनेंट है मेमोरी, मेमोरी का काम होता है कि कंप्यूटर जो भी हमारा काम करेगा उसके लिए डेटा रिक्वायर्ड होगा, और वो डेटा कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो जैसे हमें कोई काम करना होता है तो हम एग्जैक्टली काम करते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमारे दिमाग में स्टोर होता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होगा वो वर्किंग एलिमेंट है, वो काम करके देगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। बट उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायरमेंट होगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगा, वो मेमोरी से फाइंड आउट करता है। ठीक? तो ये तो हमने जनरल ऊपर से समझ लिया कि प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसर का काम क्या है, मेमोरी का काम क्या है। तो ये जो दो मेन कंपोनेंट है, ये दोनों मेन कंपोनेंट को मिला के हमारा कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है। इनके अलावा अगर मुझे इस कंप्यूटर को यूज करना है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तो एग्जीक्यूट हो रहा नहीं है, उसको यूज करने के लिए क्या करना है, हमें एज अ प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है। और एज अ यूजर हमें क्या करना है, इस कंप्यूटर को यूज भी करना है। तो यहाँ पे थर्ड एक्टर प्रेजेंट हो जाएगा, एक यूजर आएगा। ये यूजर को क्या करना है कि इस कंप्यूटर को यूज करना है। तो ये कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, दो मोर कंपोनेंट्स अटैच करते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, एक्सटर्नल आईओ इनपुट डिवाइस आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइस से क्या होगा कि यूजर जो होगा इनपुट डिवाइस को यूज करके कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन इन कर सकता है। ओके। सो जैसे कंप्यूटर को, यूजर को कोई भी चीज, कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना है तो इनपुट डिवाइस उसके पास में है, इनपुट डिवाइस को यूज करेगा। और कंप्यूटर को कोई भी डायरेक्शन देना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा, तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करेगा। इस जनरल जो हम सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड होता है। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस की तरह यूज करेगा। और वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में यहाँ तक ऐसा हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया कि यूजर जो है वो कंप्यूटर को अपना जो भी उसके दिमाग में है वो कंप्यूटर के अंदर फिट कर सकता है। वैसे ही कंप्यूटर के मेमोरी में जो चीजें हैं वो अगर कंप्यूटर यूजर को दिखाना चाहता है, ठीक है, तो वो जो टू वे कम्युनिकेशन होगा, वन वे कैसा, यूजर टू कंप्यूटर अगर कम्युनिकेशन होगा तो इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे। और अगर कंप्यूटर टू यूजर को कम्युनिकेट करना है तो वहां पे एक नेक्स्ट डिवाइस आएगा जो आउटपुट डिवाइस होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर क्या करेगा, अपने अंदर का इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे टू डायरेक्शनल डेटा फ्लो चलेगा, एक यूजर टू कंप्यूटर और एक कंप्यूटर टू यूजर। तो यूजर टू कंप्यूटर जब डेटा इन होगा तो इनपुट डिवाइस,
और यूजर से कंप्यूटर से यूजर की तरफ जब डेटा जाएगा तो ये आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है ना। सो ये चार कंपोनेंट है जो समझ में आने चाहिए। कंप्यूटर जो कंसिस्ट होता है वो दो इंपॉर्टेंट उसके जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट है, वो उसका प्रोसेसर और मेमोरी है। प्रोसेसर का काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाएगा प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस मेमोरी है। मेमोरी का काम क्या है कि उस जो भी काम हम कंप्यूटर को दे रहे हैं करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई डेटा का रिक्वायरमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में मिल जाएगी। ओके। अब ये कंप्यूटर सिस्टम को अगर किसी यूजर को यूज करना है तो वहाँ पे कैसा होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यूजर से कंप्यूटर की तरफ भी फ्लो होगा और कंप्यूटर से यूजर की तरफ भी फ्लो हो सकता है। तो अगर यूजर टू कंप्यूटर की तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो कराना है तो यूजर इनपुट डिवाइस यूज करेगा और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा, जो भी डेटा है कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। और इन रिटर्न आफ्टर जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस यूजर को मिल जाएगा रिटर्न। तो चार कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन ये जो हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं उनको इलाबरेट करते हैं। हम समझते हैं कि प्रोसेसर को और डिटेल में थोड़ा समझना है और मेमोरी को थोड़ा और डिटेल में समझना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बस इतना इन्फॉर्मेशन रखना है कि इनपुट का काम होगा डेटा इन करने के लिए, आउटपुट का काम होगा कि मैं जो रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर के अंदर से आउट करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोसेसर एंड मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी को समझ लेते हैं, मेमोरी कैसे काम करेगी, और फिर उसके बाद में प्रोसेसर को देखते हैं। क्लियर कर देते हैं। तो अब समझ लेते हैं सबसे पहले मेमोरी को किस तरीके से यूज करना है। अगर ये दो मेन जो कंपोनेंट है प्रोसेसर और मेमोरी, इन दोनों को अगर हम समझ लेंगे कि इनको किस तरीके से यूज किया जाता है तो अब प्रोग्रामिंग को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेमोरी कैसे काम करती है। तो कंप्यूटर के मेमोरी बेसिकली यूज होगा डेटा स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर के मेमोरी को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में सेट ऑफ बॉक्सेस हैं। इन सेट ऑफ बॉक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनेंगे ये डिपेंड करेगा हमारी मेमोरी कितनी बड़ी है। तो इस मेमोरी को हम कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम लोग जो जानते हैं उसको तुम रैम के फॉर्म में जानते होगे। तो जो कंप्यूटर का रैम होता है वही उसकी क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है ना। तो रैम का जितना साइज होगा उस हिसाब से हमें उतने नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी लोकेशन होगा हर एक लोकेशन का एक इंडेक्सिंग होता है। जो पहला लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2। तो मतलब म्यूट पे चले जाओ, जो भी ज्वाइन किया है ना तो म्यूट पे हो जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। 3, 4 ऐसे करके हमारे पास में डिपेंडिंग ऑन साइज हर एक मेमोरी लोकेशन का क्या होगा, एक इंडेक्स होगा। तो सपोज मेरे पास n साइज का रैम है, मेरा जो साइज है उसमें कितना n मेमोरीज है, तो उसका जो लास्ट पोजीशन होगा वो n-1 पे खत्म होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास कितना मेमोरी है, मेरे पास में n बाइट का मेमोरी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बॉक्स है 1 बाइट का साइज स्पेसिफाई कर रहा है। ऐसे ही अगर मेरे पास n बाइट की मेमोरी होगी तो फिर मेरे पास 0 से लेके n-1 पोजीशंस अवेलेबल रहेगा। ओके। तो इस n बाइट में से अगर मैं ये एक बाइट को देखूं कि ये 1 बाइट के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, तो ये जो 1 बाइट होगा ना ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऐसे 8 छोटे छोटे बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 एक और 8। ओके। तो वन बाइट होता है, ये 1 बाइट है वो 8 बिट्स को मिला के बनता है। ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास में, ये जो एक पोजीशन होगा इसका क्या बनेगा, ये हमारा 1 बिट है। और बेसिकली जो बिट होगा, बिट के अंदर मैं या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1, कोई भी नंबर हम क्या कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में कोई भी एक डिजिट को एक पोजीशन पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट होगा। बिट के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, आइदर 0 और 1, दो ही ऑप्शन अवेलेबल है।
ठीक है, या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या तो 1 स्टोर कर सकते हैं। तो 1 बिट कैन स्टोर आइदर 0 और 1। वैसे अगर 8 बिट्स को हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा 1 बाइट का मेमोरी बनेगा, और ऐसे ही हमारे पास में अगर n बाइट ऑफ मेमोरी होगा तो 0 से लेके n-1 लोकेशन अवेलेबल होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ये जो सीक्वेंस नंबर हमारे पास में जो इंडेक्स अवेलेबल है 0 1 2 3 4, इन इंडेक्स को कहा जाता है एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मेमोरी का एड्रेस। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, सेट ऑफ बाइट्स होते हैं हमारे पास में। हर एक जो बाइट होता है वो 8 बिट्स को मिला के बनता है। 1 जो बिट होता है उसके अंदर या तो 0 या तो 1 स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी बाइनरी नंबर्स को स्टोर करती है, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, हम 0 या तो 1, इन दोनों में से किसी भी एक बिट को एक पोजीशन पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट्स को मिला के बन जाता है। और जो मेमोरी का हम फंडा मतलब जो बेसिक यूनिट में हम प्रोसेस करते हैं वो बाइट लेवल पे करते हैं, क्योंकि बिट का इंफॉर्मेशन बहुत छोटा है, उसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज करते हैं। तो 8 बिट्स या 1 बाइट में हम डेटा को काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट हम मेजर करेंगे डेटा को वो बाइट के फॉर्म में करेंगे। बाइट क्या होता है वो पता चल गया, बेसिकली 8 बिट्स का कलेक्शन होगा। ऐसे ही जो साइज हम मेजर करेंगे वो बाइट के फॉर्म में होगा। अगर मेरे पास n बाइट का मेमोरी होगा तो फिर मेरे पास 0 से लेके n-1 तक लोकेशंस अवेलेबल होंगे, पोजीशंस अवेलेबल होंगे। उन्हें कहा जाता है एड्रेस ऑफ मेमोरी या एड्रेस ऑफ जो भी हमारे पास में स्टोरेज अवेलेबल है। ठीक, तो अभी हमें मेमोरी के बारे में पता चल गया कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है और एड्रेस क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं अपने अब नेक्स्ट समझते हैं कि अब इस मेमोरी को यूज कैसे करना है। अगर हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो इस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का काम क्या होगा, डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक, तो अब कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो समझो मेरे पास में ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी अवेलेबल है, मैं बीच में डॉट डॉट कर रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करेगा कितना है। समझो इसके आगे भी हमारे पास में कुछ बॉक्सेस अवेलेबल हैं और पीछे भी कुछ बॉक्सेस अवेलेबल है। तो हमें ये जो बीच की मेमोरी मिले यूज करने के लिए मिला होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस समझो ये मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे कोई एक नंबर स्टोर करना है, मैं डेसिमल में लिखता हूँ हमारे इंटीजर फॉर्म पे। मुझे यहाँ पे 8 स्टोर करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे मुझे क्या करना है, 8 स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे इस जगह को क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। ये जो जगह हम मेमोरी में यूज कर रहे हैं इसका नाम क्या रखें, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, वेरिएबल ए। ठीक है, हमने क्या किया, एक इस स्पेस को एक वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस जगह पे 8 स्टोर हो जाए। तो इसे स्टोर कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल ए बनाएंगे और उसके अंदर इक्वल टू जो है एक ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो जब मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 8, तो कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होगा, वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ओपन फॉर्म में कर रहे हैं समझने के लिए, जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको डिटेल में जान लेंगे कैसे करना है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में जब कोई भी डेटा स्टोर करना होगा तो इस पोजीशन को एक नेम असाइन करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। इस नाम को हमने यहाँ पे सैंपल के लिए वेरिएबल ए यूज किया। अब अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा तो इसके अंदर डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे अगर दूसरे किसी पोजीशन पे मुझे नया नंबर स्टोर करना है 5, तो वापस क्या करना पड़ेगा, इसे एक नेम देना पड़ेगा। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया बी। अब बी के अंदर 5 स्टोर करना है तो मैं बी इक्वल टू 5 लिखूंगा और यहाँ पे 5 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, ए और प्लस बी को ऐड कर दूंगा। तो ए प्लस बी जब ऐड होगा तो यहाँ पे 8 प्लस 5 का एडिशन होगा। अब मैं क्या करूँगा, 8 प्लस 5 जब हो जाएगा तो इसका आंसर मुझे एक जनरेट होगा, ए प्लस बी का आंसर कितना मिलेगा, 13। तो ये जो 13 आंसर आएगा, अब इस 13 का क्या करना है, तो अब दो ऑप्शन होंगे, या तो ये 13 को यूजर को डिस्प्ले कर दो। ठीक है, जो यूजर होगा जो इस कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको आंसर दिखा दो आउटपुट डिवाइस पे, या फिर इस आंसर को कंप्यूटर
कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना। ओके, सो सपोज मुझे इस आंसर को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन एक स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा कि इस जगह पे मुझे क्या करना है, आंसर प्लेस आउट करना है। तो मैं इस जगह का नाम सी रख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सी वाले लोकेशन पे 13 का या जो भी एडिशन का आंसर होता है वो चले जाए। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, मुझे सी इक्वल टू ए प्लस बी करना पड़ेगा और ये आंसर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 13 वैल्यू होगी ये यहाँ पे आ जाएगी। कंप्यूटर के मेमोरी को अगर यूज करना है तो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे यूज कर सकते हैं, प्लस हमें जो मेमोरी लोकेशन को यूज करना है उसको एक नेम देना पड़ता है। ओके, इन्हीं नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर्स हम क्या करते हैं, नाम असाइन करते हैं मेमोरी के स्पेसेस को, और उन स्पेसेस को नाउ ये जो नया नाम दिया हमने आइडेंटिफायर दिया इसके थ्रू यूज कर लेते हैं प्रोग्राम में। तो अगर कंप्यूटर को यूज करना है सो कंप्यूटर के मेमोरी को एक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा और उस आइडेंटिफायर के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर आइडेंटिफायर के थ्रू डेटा को यूज करता है और फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेसर का काम क्या आ जाएगा, प्रोसेसर का काम आएगा जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने का काम प्रोसेसर का होगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर क्या क्या काम करेगा, ये जो इक्वल टू आया तो ये इक्वल टू का एग्जीक्यूशन का काम जो होगा वो प्रोसेसर का है। प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा कि कैसे इक्वल टू काम करेगा। ये जो यहाँ पे हमने एडिशन किया प्लस, तो एडिशन का काम करना किसका है, प्रोसेसर का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है वो समझ में आ जाने चाहिए। तो इतनी चीजें हमें इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए, उसके बाद में हम आगे का जो प्रोग्रामिंग है उसे समझ पाएंगे। तो एक बार वापस से बता देता हूँ क्या क्या हमने समझा। हम कंप्यूटर सिस्टम को समझ रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हमें क्या पता चला, कंप्यूटर जो होता है मोस्टली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक उसके पास प्रोसेसर है, दूसरा उसकी मेमोरी है। प्रोसेसर का काम होता है कि जो भी ऑपरेशंस करना है, जो भी एक्शन लेना है वो प्रोसेसर लेगा। ठीक है ना, अब क्या ऑपरेशन करना है उसके लिए डेटा भी लगेगा। डेटा कहाँ से मिलेगा, कंप्यूटर की मेमोरी से मिलने वाला है। ठीक है, सिंस ये कंप्यूटर सिस्टम एक यूजर यूज करेगा, आउटसाइडर यूज करेगा, तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए दो और कंपोनेंट लगते हैं। इनपुट डिवाइस लगता है, इनपुट डिवाइस की हेल्प से यूजर जो होगा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सप्लाई करता है, या जो भी डेटा होगा वो यूजर कंप्यूटर को अंदर इन करेगा और आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो रिजल्ट आता है वो यूजर को मिल जाता है। ठीक है, प्लस हमने क्या देखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है वो मेमोरी सेट ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस लोकेशंस है। ओके, हर एक लोकेशन जो होता है वो बाइट में मेजर होता है, और जो हर एक पोजीशन होगा उसके लिए इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्सिंग को उसका एड्रेस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर इस मेमोरी को यूज करना है तो हम डायरेक्टली मेमोरी को एड्रेस के थ्रू यूज नहीं करते हैं, हम मेमोरी को एक नेम असाइन करते हैं, एक आइडेंटिफायर असाइन करते हैं और उस आइडेंटिफायर के थ्रू मेमोरी लोकेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 होगा तो अगर ये लोकेशन 100 है तो ये लोकेशन 101 होगा, ये 102 होगा। तो 102 क्या हो गया, एड्रेस हो गया, वेरिएबल ए का एड्रेस क्या है 102। बट हम डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू इस पोजीशन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को एक नाम दे देंगे ए, जिसे आइडेंटिफायर बोलेंगे, और इसके थ्रू अब इस मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग एड्रेस हम वेरिएबल एक नेम असाइन करेंगे मेमोरी को और फिर तब जाके यूज करते हैं। और इसमें जो भी ऑपरेटर्स होंगे उन ऑपरेटर्स को जो जो ऑपरेटर्स होंगे उनका एग्जीक्यूशन का काम प्रोसेसर करके देगा। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में चारों कंपोनेंट होने चाहिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी। और तुम्हें हर एक कंपोनेंट का जो वर्क है, काम है, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस क्या काम करने के लिए यूज होती है, आउटपुट डिवाइस क्या काम करने के लिए यूज होगा, प्रोसेसर किस क्या काम में आता है और मेमोरी का क्या रोल है। ऑलराइट, सो अभी ये फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग वाले पार्ट से। स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाई दे रहा है तो स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट अब प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? प्रोग्रामिंग वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि अभी जो हमने दो कंपोनेंट देखा, कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर, ठीक है, तो इन दोनों को यूज करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे सी लैंग्वेज बोल रहे थे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम अब इस कंप्यूटर को क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब होता है कि कंप्यूटर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंप्यूटर क्या करेगा, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मीनिंगफुल टास्क को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब प्रोसेसर को सी लैंग्वेज यूज करके कोई भी काम करवाना है, ठीक है ना, कंप्यूटर से अगर मुझे कोई भी काम करवाना है सी लैंग्वेज यूज करके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज जो होता है उसे कहा जाता है कि वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यूजर जब भी कंप्यूटर से कोई भी काम कराएगा या प्रोग्रामर जब भी कंप्यूटर को कोई काम सिखाएगा तो उसे फंक्शंस बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शंस को हम और डिटेल में समझेंगे आगे जाके। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है। अब अगर कंप्यूटर को मुझे कुछ बोलना है, यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास प्रिंट है। तो प्रिंटफ का काम होता है कि यूजर का जो आउटपुट डिवाइस है उस आउटपुट डिवाइस पे कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करो, प्रेजेंट कर दो। तो हमने आउटपुट डिवाइस देखा था। आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि कंप्यूटर को अगर यूजर को कुछ बताना है तो वो आउटपुट डिवाइस पे मैसेज को डिस्प्ले करता है। अब आउटपुट डिवाइस पे मैसेज डिस्प्ले कैसे करेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास में फंक्शन है। तो इस फंक्शन का नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ को बोला जाता है आउटपुट फंक्शन। प्रिंटफ क्या है मेरे पास में, आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन का क्या काम होता है कि कंप्यूटर का जो डेटा होगा उसे यूजर के स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करो। अब यहाँ पे यूजर का स्क्रीन कौन सा है, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास में ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है ये यूजर की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई चीज यूजर को लिख के बताऊँ। तो मुझे यूजर को क्या बताना है, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल। मैं अगर ये कोड को रन करता हूँ तो जब इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे ये जो यूजर का स्क्रीन था ये आउटपुट डिवाइस है, जो हमने डायग्राम में देखा था आउटपुट डिवाइस, ये ब्लैक कलर का जो स्क्रीन दिख रहा है ये वो यूजर का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे कंप्यूटर ने हमें एक मैसेज डिस्प्ले करके दिया। तो प्रिंटर फंक्शन का काम क्या होगा कि यूजर को हमें अगर कुछ भी आउटपुट मैसेज प्रोवाइड करना है तो प्रिंटर फंक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, जैसे अब हम मेमोरी को यूज करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ नंबर स्टोर करूँ। यहाँ पे मैं a इक्वल टू 8 लिख दिया। मैं क्या चाहता हूँ कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह बने a नाम से और वहाँ पे 8 जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सी लैंग्वेज में और क्या ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे कहा जाता है वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कंप्यूटर की मेमोरी में कोई आइडेंटिफायर दे रहा हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी में कोई जगह को रिजर्व कर रहा हूँ, कोई स्पेस रिजर्व कर रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि उस जगह पे कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, नंबर डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, नंबर में भी वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वाला डेटा है या फिर इंटीजर डेटा है। तो विद द अलोंग विद आइडेंटिफायर हमको डेटा टाइप भी असाइन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में आके स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मुझे इंटीजर अगर स्टोर करना है तो हम इंटीजर का डेटा टाइप इंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप होता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में अगर मुझे कोई स्पेस को रिजर्व करना है तो हमें प्री इंफॉर्मेशन देना पड़ता है सिस्टम को कि उस जगह पे कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो अभी कितने टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, तो बेसिकली हम डिवाइड करेंगे तो दो टाइप की डेटा हमारे पास में होता है, या तो नंबर डेटा होगा या तो टेक्स्ट डेटा होगा, ठीक है। नंबर में भी क्या होगा, या तो इंटीजर वैल्यू होगा या फिर
फ्लोटिंग वाले वैल्यूज होते हैं, पॉइंट वाले वैल्यूज होते हैं, 1.5 1.8 फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं। वैसे ही टेक्स्ट में या तो एक सिंगल कैरेक्टर होगा या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होंगे, टेक्स्ट वैल्यूज होगा। तो उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग जितने डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको समझ लेंगे। तो ये फर्स्ट लाइन समझ में आ रहा है क्या हो गया? यहाँ पे मैं कंप्यूटर के मेमोरी में एक नंबर 8 को स्टोर करना चाह रहा था। सिंस मेरा लैंग्वेज जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, तो मुझे पहले से ही प्रोवाइड कर बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि वेरिएबल ए में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने 8 को स्टोर कर दिया, तो अब इंटीजर यानी ए के अंदर नंबर वैल्यू भी जाके स्टोर हो सकती है, कोई दूसरे टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर इस कोड को रन करूंगा तो आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे एक वेरिएबल के अंदर डेटा 8 स्टोर किया और फिर हम एक मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या चाह रहा हूँ कि वेरिएबल ए की वैल्यू ना यूजर को डिस्प्ले करा दूं। ये यूजर का जो स्क्रीन है ना ब्लैक वाला, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया हूँ उसे यूजर के स्क्रीन को डिस्प्ले करा सकूँ। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ वेलकम टू द ट्यूटोरियल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए। मैं क्या चाह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या है? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए। तो ऐसे अब इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट चेंज हो गया है। मेरा आउटपुट आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आगे मैं क्या चाह रहा हूँ कि वेरिएबल ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ए का डेटा टाइप क्या है। तो ए का डेटा टाइप है इंटीजर। अब डेटा टाइप से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में क्या होती है कि हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो अब इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है मेरे पास? इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। ठीक है, तो परसेंट डी को क्या कहा जाएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है? इंटीजर डेटा टाइप के लिए। वैसे और कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके बाद में हम लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या बताना है कि इस परसेंट डी के जगह पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू आनी चाहिए। तो मुझे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इस जगह पे वेरिएबल ए की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉमा करके दो पैरामीटर दिया हमने फंक्शन प्रिंट को। पहला मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्रिंट करो, उसके बाद में इस परसेंट डी की जगह पे इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो इसे रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे यूजर के स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये जो वेरिएबल ए था उस जगह पे हमने 8 को स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 8 नहीं लिखा है, यहाँ पे परसेंट डी लिखा है। ये परसेंट डी की वैल्यू चेंज होगी। इसको मैं वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये हमेशा 8 को स्टोर करके नहीं रखेगा। मैं रन कर दूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर मेरे को दूसरे डेटा टाइप को यूज करना है तो और कौन कौन से डेटा टाइप है हमारे पास में? जैसे इंटीजर है, वैसे मेरे पास एक डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट वेरिएबल मैं बी बनाता हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। तो फ्लोट वैल्यू कैसी होती है? पॉइंट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे ही और क्या डेटा टाइप है मेरे पास? और डेटा टाइप है मेरे पास डबल। ठीक है, तो डबल जो होता है वो फ्लोट वाली वैल्यू को यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज को ही स्टोर कर देते हैं। बट क्या फर्क पड़ जाता है? साइज का फर्क हो जाता है। यानी फ्लोट जो होगा वो छोटे नंबर्स को स्टोर करेगा, उसकी एक कैपेसिटी होगी। अगर उस कैपेसिटी से कोई बड़ा नंबर है तो फिर उसे मुझे डबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज का फर्क हो जाता है। तो एक डबल वेरिएबल सी बनाया, सी के अंदर कुछ नंबर स्टोर कर देता हूँ। एक बड़ा नंबर है जो समझो फ्लोट के रेंज के बाहर का होगा, तो फिर डबल में स्टोर किया जाएगा। ओके, वैसे और क्या डेटा टाइप है? कैर है। कैर ले लिया मैंने डी नाम से। इसके अंदर क्या होगा? कैरेक्टर स्टोर होगा। अब नंबर और टेक्स्ट में फर्क होता है, तो मैं नंबर्स को ऐसे ही लिख देता हूँ। बट अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू मुझे लिखनी है इसमें इस सी लैंग्वेज में, तो टेक्स्ट को हम सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ डी के अंदर वेरिएबल ए स्टोर हो जाए। तो ये अपने बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसमें जो इंटीजर ए है, ये जो वेरिएबल बी है वो फ्लोट है, सी जो है डबल वैल्यू है, कैरेक्टर जो है वो डी में है। अब नेक्स्ट इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ लेते हैं। तो जो इंटीजर होगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। ठीक है, वैसे ही फ्लोट जो होगा, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एफ। जो लॉन्ग होगा, लॉन्ग का
फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %lf, और कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में और क्या याद रखना पड़ता है हमें, इनका साइज याद रखना पड़ता है। तो जैसे इंटीजर होगा उसका साइज जो बुक में है हमारे पास में वो 2 बाइट का होता है, तो इंटीजर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही फ्लोट कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, वो 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जो डबल होगा वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, वो 8 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। 8 बाइट मतलब 8 बॉक्सेस ले लेगा, 8 बॉक्सेस का जगह ले लेगा और उसके अंदर डेटा को स्टोर करेगा। जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट का साइज ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, तो एक क्या पता चला कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, वो सिर्फ नंबर वैल्यूज को स्टोर करता है। परसेंटेज इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और उसका साइज 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन सारे वैल्यूज को मैं डिस्प्ले करूँ, प्रिंट करूँ। जैसे मैंने इंटीजर को प्रिंट किया, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि फ्लूट और डबल और कैरेक्टर सारी वैल्यूज को प्रिंट करूँ। तो हम क्या करेंगे, हर एक के लिए प्रिंट का स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो नेक्स्ट प्रिंट में मैं चाह रहा हूँ वैल्यू ऑफ बी प्रिंट हो जाए। अब जब वैल्यू ऑफ बी प्रिंट करना है तो और क्या चेंज करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लोट है तो परसेंटेज यूज करना पड़ेगा, और वेरिएबल ए के बदले बी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एक वैल्यूज को प्रिंट करना से जरूर नहीं कि हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट लिखना पड़ेगा। मैं एक ही प्रिंट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सी और डी दोनों को ही प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ सी जो है वो कितना है। तो सी का डेटा टाइप क्या है हमारे पास में, डबल है, तो डबल के लिए मैं यहाँ पे %lf यूज करूंगा। और उसी के आगे मैं क्या डिस्प्ले कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डी को भी प्रिंट कर रहा हूँ, डी का क्या वैल्यू है। तो डी कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे %c। यहाँ पे अपने को इसका सी और डी दोनों वैल्यूज चाहिए, सी कॉमा डी कर देंगे। तो अब ये लास्ट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वैल्यू ऑफ सी एल एफ के बदले वेरिएबल सी की वैल्यू आ जाएगी, कॉमा के बाद लिखा जाएगा। ठीक है ना, कॉमा के बाद सबसे पहले सी आ रहा है तो वो पहले प्लेस होल्डर पे जाएगा, और %c में वेरिएबल डी की वैल्यू जाएगी। यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसे रन कर देते हैं। क्या था यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए मिल रहा है 10, वैल्यू ऑफ बी मिल रहा है 12 पॉइंट, वैल्यू ऑफ सी मिल रहा है 2 3 4 5 0 0 0, वैल्यू ऑफ डी मिल रहा है ए। यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंटफ को अगर हम न्यू न्यू लाइन पे भी लिख रहा है तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम लाइन पे ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर मुझे थोड़ा ये आउटपुट को फॉर्मेट करना है, ये जो है बराबर से समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करके यूजर को दिखाना है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे escape सीक्वेंसेस को। तो आउटपुट को फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, escape सीक्वेंसेस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे %d के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि, यानी ये जो वैल्यू ऑफ 10 है, इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं नए लाइन पे चला जाऊँ, यहाँ पे एक एंटर प्रेस होना चाहिए ना। ये वैल्यू ऑफ बी के पहले क्या होना चाहिए, एंटर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेट अच्छे से करने के लिए यूज करेंगे \n को। तो ये जो \n होता है इसे न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट को नए लाइन पे लेके जाएगा, यानी जैसे %d आएगा उसके बाद में एंटर हो जाएगा, हम नए लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो \n से जो भी चीजें स्टार्ट होती है उन्हें हम कहते हैं escape सीक्वेंसेस। तो \n क्या है, एक escape सीक्वेंस है। ये एज इट इज प्रिंट नहीं होगा यूजर के स्क्रीन पे, इंस्टेड इसका एक मतलब होता है और उसका मीनिंग जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे \n का क्या मीनिंग है, न्यू लाइन, नए लाइन पे चले जाओ। \n का हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी मैं \n लिख सकता था, तो फिर भी हम क्या करते थे, न्यू लाइन पे आ जाते थे। वैसे यहाँ पे एक \n चाहिए। ठीक है, जैसे \n होता है वैसे \t भी होता है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में नया लाइन तो ना है, बट एक जो होता है ना, एक बड़ा स्पेस आ जाना चाहिए, तो वहाँ पे \t को भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने \n दिया था वहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू लाइन पे जा रहा था। यहाँ पे दो लाइन न्यू लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे डाला था %d यानी 10 के बाद में, और एक वैल्यू के पहले न्यू लाइन, तो यहाँ पे दो एंटर का जगह हो गया। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू ऑफ b के बाद में
न्यू लाइन पे गए और यहाँ पे सी के बाद में देखो यहाँ पे जो 4 स्पेसेस है, ये क्या टैब का स्पेस होता है। तो बैकस्लैश टी का यूज होता है टैब का स्पेस देने के लिए, और बैकस्लैश एन का यूज होता है न्यू लाइन पे जाने के लिए। तो बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन जो भी चीज बैकस्लैश से शुरू होगा उसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम था जिसके थ्रू तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करने के लिए हमारा लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, तो हम वेरिएबल का आइडेंटिफायर बनाएंगे। आइडेंटिफायर को एक डेटा टाइप असाइन करना पड़ेगा। डेटा टाइप असाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने वन वे कम्युनिकेशन देखा कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा था वो किस तरीके से आउट हो रहा है, कंप्यूटर के मेमोरी में जो स्टोर है वो किस तरीके से आउट हो रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब सेकंड अनदर मतलब रिवर्स वे कम्युनिकेशन देखेंगे, जो टू वे कम्युनिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, यूजर भी तो कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इनपुट फंक्शन। प्रिंटफ क्या हो गया, आउटपुट फंक्शन। जिससे क्या होगा, आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है, वैसे ही अब क्या करना है, इनपुट फंक्शन को यूज करना है। तो अब इनपुट फंक्शन कौन सा हमारे पास में, स्कैनफ फंक्शन है। इनपुट फंक्शन कौन सा हमारे पास में, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन का क्या काम होता है कि ये यूजर से डेटा लेगा और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेगा। तो इसे कहा जाता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन देंगे तब जाके ये स्कैनर फंक्शन रन करेगा। पहला मुझे बताना पड़ता है कि कितने वेरिएबल आ रहे हैं, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो जैसे अगर मुझे ये इंटीजर की वैल्यू यूजर से लेनी है, मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करता हूँ कि ए का वैल्यू क्या है। इंस्टेड हम यूजर को बोलेंगे कि तुम हमें ए का वैल्यू बताओ और उस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो स्कैनर फंक्शन का ये काम होगा। यहाँ पे मैं यूजर को क्या बोलूंगा कि मुझे एक इंटीजर नंबर चाहिए, मुझे एक सिंगल इंटीजर नंबर चाहिए। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा परसेंटेज। परसेंटेज सिंगल है यानी एक वैल्यू आएगी, परसेंटेज इंटीजर के लिए है, इट मीन सिंगल इंटीजर वैल्यू। अब दूसरा इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर यूजर देगा उसको स्टोर कहाँ पे करना है। तो मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, मुझे स्टोर करना है एड्रेस ऑफ ए पे। तो एड्रेस पता है ना तुम्हें वो क्या होता है, तो एड्रेस होता है कि ये जो कंप्यूटर की मेमोरी थी उसमें कौन से इंडेक्स पे जाके डेटा को स्टोर करना है। तो अब एड्रेस निकलेगा कैसे, एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है एम्परसेंड। ठीक है, तो ये जो एम्परसेंड ऑपरेटर है इसके आगे अगर मैं किसी भी वेरिएबल को लिख दूंगा, किसी भी वेरिएबल नेम के आगे अगर हम एम्परसेंड लिखेंगे तो एम्परसेंड जो होता है वो होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑफ। तो इसका क्या मतलब होता है, एड्रेस ऑफ ए पे जाके जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है इंटीजर नंबर उसे स्टोर कर दो। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी यूजर से कोई भी काम कराना है तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, वो खुद से सोच नहीं पाएगा। तो इसलिए हम पहले यूजर को एक इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे कि उसे करना क्या है। तो यूजर को गाइड कर देंगे, उसको डायरेक्शन दे देंगे क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं है। तो यूजर को डायरेक्शन दे देंगे, उसको बोलेंगे एंटर वन नंबर। तो जब ये यूजर रीड करेगा तो उसको समझ में आएगा कि नंबर एंटर करना है, फिर वो नंबर एंटर करेगा और डेटा स्टोर होगा और डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसे रन कर देते हैं। अब जब प्रोग्राम रन होगा तो ये सब आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ए का वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में। तो वेरिएबल ए का वैल्यू क्या करना है, यूजर को, यूजर यहाँ पे कंप्यूटर हमें पूछ रहा है कि ए का वैल्यू है क्या। ठीक है ना, यहाँ पे तो अब हम बोलते हैं कि मुझे ए का वैल्यू 12 चाहिए। तो 12 देके एंटर करूंगा तो वेरिएबल ए के अंदर 12 में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ और ले लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे 9। तो ए का वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ, 9। एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए 9 आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ था, हमने यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि तुमको जो नंबर स्टोर करना है मेमोरी में वो स्टोर करो। ओके, तो कंप्यूटर पहले यूजर से पूछेगा, यूजर हमें वो नंबर बताएगा, फिर वो नंबर यूजर अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, इनपुट फंक्शन यूज होगा। इनपुट फंक्शन कौन सा है, स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, वैसे ही हम फ्लोट डबल कैरेक्टर ये सारे नंबर्स को यूजर से ही पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए स्कैनफ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहूंगा कि इंटीजर के साथ में फ्लोट भी मिल जाए, मुझे फ्लोट वैल्यू भी मिल जाए, तो मैं बोलूंगा इंटीजर इंटर वन इंटीजर नंबर एंड वन फ्लोट वैल्यू।
तो मैं यूजर को क्या बोल रहा है, एक इंटीजर नंबर भी एंटर करो और एक फ्लोट नंबर भी एंटर करो। तो इंटीजर नंबर तो परसेंट डी से हो जाएगा, फ्लोट के लिए क्या होगा, परसेंट एफ। तो अब यहाँ पे स्कैनफ में क्या चेंज किया, मैं बोल रहा हूँ दो नंबर आएगा आपके पास में। पहला नंबर परसेंट डी यानी इंटीजर है, और ये जो दूसरा नंबर है वो परसेंट एफ यानी फ्लोट है। ओके। कॉमा के बाद में पहला नंबर बताऊंगा कि वेरिएबल ए के एड्रेस पे स्टोर होना चाहिए, और वैसे ही जो दूसरा वेरिएबल होगा वो एड्रेस ऑफ बी पे जाना चाहिए। ओके। यहाँ पे मैंने स्कैनफ को चेंज किया, इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू हमारे पास में दो वैल्यू आ रही है, एक इंटीजर आ रहा है एक फ्लोट आ रहा है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लिखा, फ्लोट के लिए परसेंट एफ लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा करके हमने वेरिएबल का एड्रेस बताया कि ए के एड्रेस पे परसेंट डी को रखो और बी के एड्रेस पे परसेंट एफ की वैल्यू को रखो। अब इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर पूछ रहा है, पहले मैंने दे दिया 8 और दूसरा नंबर दे दिया मैंने 23.6। तो यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट होगा तो ए का वैल्यू 8 आ जाएगा और बी का वैल्यू 23.6 होगा, समथिंग आ जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम से क्या समझ में आना चाहिए तुमको, कि किस तरीके से वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरीके से यूज करना है। तो इस हमने कंप्यूटर की मेमोरी देखा था डायग्राम में कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसे होती है, सेट ऑफ बॉक्सेस होते हैं। उन हर एक बॉक्सेस में हम डेटा को जाके स्टोर कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम एड्रेस के थ्रू डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं, मेमोरी को एक्सेस नहीं करते हैं। हम उस एड्रेस को एक नाम देते हैं जिसे हम आइडेंटिफायर बोलेंगे, उस नेम के थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करना है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में कितने टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। नंबर भी दो टाइप के मिल गए अपने पास, इंटीजर फ्लोट। ओके। इसमें भी साइज का फर्क हो जाता है कि कितना बड़ा नंबर है, तो हर एक डेटा टाइप का रेंज होगा, ठीक है ना। तो उस रेंज के बाहर की वैल्यू को वेरिएबल स्टोर नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोलूँगा मेरे पास 3 ही डिजिट है, तो इन 3 डिजिट मैक्सिमम मैं 999 को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे 5000 स्टोर करना है तो 3 डिजिट में नहीं स्टोर होगा, मुझे एक और एक्स्ट्रा डिजिट लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे ही हर एक डेटा टाइप का साइज फिक्स है। साइज फिक्स है इसका मतलब उसका रेंज फिक्स है, उस रेंज से बड़ी या छोटी वैल्यू को वो स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अगर उस रेंज से बड़ी वैल्यू होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, बराबर। तो साइज इंक्रीज करने के लिए फ्लोट और डबल है, उनमें साइज का डिफरेंस होता है, दोनों ही फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करते हैं। वैसे समझो अगर मेरे को इंटीजर, बड़ा इंटीजर आ गया तो क्या करना है, तो बड़ा इंटीजर आ गया तो हम नेक्स्ट अब समझेंगे मॉडिफायर्स को। नेक्स्ट किसको समझना है, डेटा टाइप मॉडिफायर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि डिफरेंट कौन कौन से टाइप के मॉडिफायर्स हैं उनको ये करो, एक्सप्लेन करो। तो अब इंटीजर को ही पकड़ते हैं, बाकी सबको मैं खत्म करता हूँ। इंटीजर फ्लोट को रख लेते हैं, डबल कैरेक्टर को जाने देते हैं, कैरेक्टर डबल को हटा देते हैं। तो एक इंटीजर है, फ्लोट है, कमेंट हटा देते हैं। यहाँ पे जो मैं डबल स्लैश से लिख रहा हूँ इन सबको कमेंट बोला जाता है। कमेंट का क्या मतलब होता है कि अब ये जो लाइन मैंने लिखा कंप्यूटर के अंदर, उसको प्रोसेसर प्रोसेस नहीं करेगा, उसको सिंपली डिलीट कर देगा, ठीक है ना, वो सब कुछ काम के नहीं है। कैरेक्टर को बाद में प्रोसेस करते हैं। प्रिंट को भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं ना, इसको भी एक लाइन में कर देते हैं। बैकस्लैश एन के बाद में यहाँ पे ए के साथ में बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके। तो कोड थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडिफायर्स को कैसे यूज करेंगे। तो अभी तक क्या समझा, डेटा टाइप क्या होता है, ओके, कितने प्रिमिटिव टाइप्स हैं, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फिर इनपुट फंक्शन देखा प्रिंटफ, आउटपुट फंक्शन देखा और सॉरी इनपुट फंक्शन स्कैनफ देखा, आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ को देखा किस तरीके से यूज किया जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, डेटा टाइप के मॉडिफायर्स। तो हमारे पास में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है साइज ऑफ, ठीक है। ठीक,
फ्लोट के लिए देखता हूँ। मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल बी का साइज चेक करना है। किसका, हम साइज की बात कर रहे थे ना कि हर एक डेटा टाइप का साइज होता है, तो मुझे समझो चेक करना है कि इस फ्लोट का साइज कितना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ लिखता हूँ। ये प्रिंटफ किस लिए लिख रहा हूँ कि मुझे चेक करना है वेरिएबल बी कितना साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, कितने बाइट का। तो यहाँ पे बोलूंगा साइज ऑफ वेरिएबल बी इज इक्वल, ठीक है। तो अब साइज किस में आएगा, नंबर में आएगा ना, 1 2 3 4 5, कुछ तो बाइट में साइज होगा। तो नंबर किस फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिप्रेजेंट होता है, इंटीजर नंबर परसेंट से। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे वेरिएबल बी का साइज चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, ठीक है। इस साइज ऑफ के अंदर मैं इस ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल डालूंगा, मुझे उस वेरिएबल का साइज निकाल के देगा। तो मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल बी का साइज चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बी का साइज चेक कर रहा हूँ कि कितना आएगा। तो अब मेरा आउटपुट जब आएगा तो वैल्यू भी आ रहा है, और यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश टी कर देता हूँ। तो आउटपुट हमारे पास में कब चला, रन कर देते हैं इसे। करेंगे तो एज यूजुअल क्या, ओके करते हैं, फिर से रन करते हैं। साइज चेक कर रहे हैं। आई गेस कंपाइलर में कुछ तो इशू है। तो कंपाइलर में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोड चल रहा है प्रॉपरली। फिर से रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस वार्निंग को जाने दो। ओके देखो, यहाँ से देखना है आपका आउटपुट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर वन नंबर, वन इंटीजर नंबर फ्लोट नंबर, यानी प्रिंटर रन कर रहा है। मैं पहला इंटीजर नंबर डाल देता हूँ 5, दूसरा फ्लोट नंबर डाल देता हूँ 45.65, एंटर किया। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, वहाँ पे देखो साइज प्रिंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे साइज मुझे कितना बता रहा है कि वेरिएबल बी का साइज 4 है। 4 जो है वो बाइट है, यहाँ पे सीधा देख देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो बाइट में आ रहा है। तो 4 बाइट का साइज किसके लिए मिलेगा, वेरिएबल बी के लिए। बी फ्लोट है तो फ्लोट का 4 बाइट का साइज होता है, तो वो असाइन हो गया यहाँ पे। वैसे वैल्यू जब प्रिंट करें तो वैल्यू ए का 5 है, और बी का जो वैल्यू है वो 45 है। ओके, अब हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं। जैसे मैं फ्लोट को क्या कर देता हूँ, मैं इसे लॉन्ग फ्लोट कर देता हूँ। ठीक है, तब मेरा जो फ्लोट है अब क्या हो गया, लॉन्ग फ्लोट बन गया। तो ये लॉन्ग क्या है, मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर क्या कर देता है, साइज चेंज कर देता है। ठीक है, इसे रन करते हैं फिर से। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए अपना डेटा टाइप चेंज करूंगा, तो फिर लॉन्ग फ्लोट जो होगा वो एल एफ से आ जाएगा। स्कैनफ के लिए नहीं तो एक काम करते हैं, स्कैनफ हटाते हैं, हम फिलहाल अभी समझ रहे हैं साइज के लिए ना। वैल्यू भी जाना है, अननेसेसरी जो कंफ्यूजिंग टर्म है उसको हटा देते हैं।
बेसिकली हम चेक करते हैं साइजेस को। run करते हैं। इंटीजर ए है, साइज ऑफ इंटीजर को ले लेते हैं, ए पे कर देता है, साइज ऑफ ए देख रहे हैं, परसेंट डी है। अच्छा आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो प्रीवियसली जो है वो आई गेस वार्निंग दे रहा है किसी चीज के लिए। यहाँ पे देखो साइज आ गया कितना, 4 बाइट साइज किसका, वेरिएबल ए का। बी का जो साइज है वो भी कितना होगा, 4 बाइट में आएगा। यहाँ पे बी जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, हमने क्या किया, वेरिएबल बी का साइज चेक किया, वेरिएबल बी का साइज कितना आ रहा है, 4 बाइट का आ रहा था। मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लोट के बदले हम यूज कर देते हैं लॉन्ग फ्लोट, और चेक करते हैं लॉन्ग फ्लोट का साइज कितना होगा। सिर्फ लॉन्ग फ्लोट। एक काम करता हूँ, मैं ना अपना टर्बोसी वाला कंपाइलर ओपन करता हूँ और वहां पे तुमको दिखाता हूँ, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसमें कुछ तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो टर्बो सी का कंपाइलर है, लेट्स सी, इसमें हम साइजेस मॉडिफायर्स को चेक करने के लिए किस तरीके से साइज यूज होगा उसको देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे कोड स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड, इसको बोला जाता है, हैश जो इंक्लूड है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और यहाँ पे जो एस टी डी आई ओ डॉट एच है वो हमारा हेडर फाइल होता है। ठीक है, हेडर फाइल का काम होता है कि जो अभी हमने फंक्शन यूज किया प्रिंटफ और स्कैनफ, तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस जो है वो फंक्शंस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निकली कहा जाता है कि फंक्शन का डेफिनेशन, यानी फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। तो जो फंक्शन डेफिनेशन होगा प्रिंटफ और स्कैनफ का, वो एस टी डी आई ओ डॉट एच एक हेडर फाइल है, उसके अंदर स्टोर होता है। तो जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे फंक्शंस दो बेसिक कैटेगरी के फंक्शन मिलेंगे। कुछ फंक्शन इनबिल्ट है, इनबिल्ट का क्या मतलब होता है, रेडीमेड है, यानी पहले से ही किसी ने उसे डिफाइन करके या क्रिएट करके रखा हुआ है। दूसरे जो फंक्शन होंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, वो जो फंक्शन होंगे वो हम एज अ प्रोग्रामर क्रिएट करेंगे। तो जो फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे यूजर डिफाइंड, उनके लिए हेडर फाइल नहीं है। बट जो इनबिल्ट फंक्शंस होंगे तो उनको कहाँ पे डिफाइन करके स्टोर किया गया है, वो हेडर फाइल में स्टोर करके किया गया है। तो वैसे जो एस टी डी आई ओ डॉट एच है उसके अंदर हमने जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ उसे डिफाइन करके रखा है। ओके, टर्बो से यूज करते हैं तो और डिपेंडेंसी आ जाती है कि हमें थोड़ा कंसोल स्क्रीन को भी प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हम एक और हेडर फाइल यूज करेंगे यहाँ पे, कोनियो डॉट एच। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फंक्शन। तो सिंस हमने बोला कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो फिर मेन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ ए। बेसिकली मुझे साइज चेक करना है तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा साइज वेरिएबल ए इक्वल टू, साइज जो होगा वो इंटीजर में ही आएगा तो परसेंट डी दिया है, और कॉमा करके यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं साइज ऑफ
फिर हर एक ये जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिटर्न टाइप और बाकी सारे पैरामीटर्स को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम मॉड्यूल 1 से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं। तो अपना सिंपल प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसका साइज चेक करना चाह रहे हैं कि इसका साइज कितना होता है। तो हम इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद में इसे रन कर देते हैं। रन हो गया, इसका आउटपुट जाकर चेक कर लेते हैं। विंडोज में जाके आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या है कि साइज ऑफ वेरिएबल ए कितना है, 2 है। तो यहाँ पे साइज ऑफ वेरिएबल ए 2 मिल रहा है। अभी अगर इस कंसोल स्क्रीन को हैंडल करना है, मुझे चाहिए जो ऊपर का जो प्रीवियस डिटेल्स है वो कुछ मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वही डिटेल्स आने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ clr क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या कर देता है, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करता है। अब अगर इसे मैं फिर से रन करूंगा, और एक तो और चीज कि मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं ये विंडोज पे जाके आउटपुट को ना देखूं, तो कुछ ऐसा तरीका करता हूँ कि ये आउटपुट जो होगा ना वो स्क्रीन थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, मतलब ठीक है ना। तो उसके लिए आप स्कैनर फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज कर देता हूँ। स्कैनर फंक्शन को बोल देता हूँ कि क्या करे वो ए की वैल्यू ले ले, परसेंट डी, और यहाँ पे वेरिएबल ए का एड्रेस होगा तो इसलिए हम यहाँ पे परसेंट ए लिख देंगे। रन करता हूँ, देखो साइज ऑफ वेरिएबल ए जो है वो 2 आ रहा है। तो हमारा इंटीजर का जो हमने पढ़ा था कि इंटीजर डेटा टाइप का साइज होता है 2 बाइट का, तो हमने साइज ऑफ से कैलकुलेट किया और पता चला कि वेरिएबल ए का जो साइज है वो 2 बाइट का है। ठीक है, अभी ये स्कैनर वेट कर रहा है एक नंबर के लिए, उसके लिए हमें टाइप करते हैं। यहाँ पे अगर अगर स्कैनर नहीं यूज करना है तो एक और इनपुट फंक्शन है जिसका नाम गेट सी एच है, उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन है हमारे पास में गेट सी एच, ये भी इनपुट फंक्शन है, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट लेता है, तो उसको मैंने यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम मॉडिफायर देखते हैं कौन कौन से टाइप के मॉडिफायर। तो एक मॉडिफायर है कि जिसको हम बोल देते हैं लॉन्ग। तो अगर लॉन्ग इंट को यूज करूंगा फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, रन करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग जब मैंने किया तो वेरिएबल का जो साइज था वो चेंज हो गया, पहले 2 बाइट का इंटीजर था, लॉन्ग कर दिया तो उसका साइज चेंज होकर 4 बाइट का हो गया। तो बेसिकली लॉन्ग क्या कर रहा है, वो एक टाइप का मॉडिफायर है, ठीक है ना। ये जो मॉडिफायर है वो क्या करता है कि अभी जो साइज दिया है, साइज से क्या डिफाइन होगा, रेंज। समझ लो ना 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में तो 999 ही स्टोर हो सकता है, उससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं होगा। मुझे क्या करना है, उसका रेंज इंक्रीज करना है, तो बेसिकली साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग एक मॉडिफायर है, वो क्या करेगा, जो अभी करंट इंटीजर का साइज होगा उसको वो 2 बाइट से इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। जैसे लॉन्ग इंट लिया तो मैं इसको और अगर मुझे जो और बड़ा इंटीजर है जो मेरे रेंज में फिट नहीं हो रहा है तो मैं इसको डबल लॉन्ग लिख सकता हूँ। तो लॉन्ग बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा साइज इंक्रीज करके दे दे रहा है। इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 बाइट से ज्यादा नहीं जा रहा है। वैसे अगर कम करना होगा तो लॉन्ग के बदले हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग एक मॉडिफायर है, दूसरा एक मॉडिफायर शॉर्ट है। शॉर्ट से हम साइज को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट एक मॉडिफायर हो गया, लॉन्ग से हम साइज को इंक्रीज करते हैं, शॉर्ट से साइज को डिक्रीज करते हैं। वैसे ही और एक मॉडिफायर है जिसका नाम होता है अनसाइंड। तो अनसाइंड क्या होता है, इंटीजर जो वैल्यूज होती है पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो बेसिकली अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो
डेटा जो जो वैल्यू होगा, यानी जो डेटा टाइप जिस तरीका का डेटा स्टोर करेगा वो साइंड होगा। साइंड होगा इसका मतलब क्या, कि मैं ए में 6 को भी स्टोर कर सकता हूँ और -6 को भी स्टोर कर सकता हूँ। तो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर कर सकता है। तो अगर इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो कुछ एरर नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे वार्निंग है, उसको जाने दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू दैट इज नेवर यूज। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वार्निंग दे रहा है, बट कोई एरर नहीं है यहाँ पे। बट अगर इसी इंटीजर को चेंज करके मैं अनसाइंड कर दूंगा, तो अनसाइंड में क्या होगा कि अब अनसाइंड इंटीजर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। इसको अगर कर देते हैं, फिर रन करते हैं, यहाँ पे रन हो गया। यहाँ पे कोई वार्निंग या एरर नहीं आ रहा है। -6 है, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। अभी तो साइज का समझ में आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ ऑफ। अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम सीधा साइज ऑफ हटाएंगे और एक ही वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे अनसाइंड इंट यूज किया, नेगेटिव नंबर 6 को स्टोर कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ। किया, ये कंपाइलर भी बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली अगर हम अनसाइंड यूज करेंगे तो अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए थी। अनसाइंड का मतलब होगा कि अब ये इंटीजर जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही नंबर को स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास में कितने मॉडिफायर हैं, एक मॉडिफायर है लॉन्ग, जो डेटा टाइप को इंक्रीज, जो मेमोरी का साइज होगा उसको इंक्रीज करता है। वैसे ही दूसरा है हमारे पास में शॉर्ट। शॉर्ट से क्या होगा, मेमोरी का साइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसका रेंज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही और मॉडिफायर में क्या मिला हमको, साइंड मिला। साइंड में क्या होगा कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकते हैं। और अगर किसी वेरिएबल का डेटा, किसी वेरिएबल का अगर हम मॉडिफायर अनसाइंड कर देंगे तो वो नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं कर पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर को स्टोर करेगा। बाई डिफॉल्ट जो वेरिएबल होता है वो अनसाइंड होगा, सॉरी साइंड होगा, यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफायर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आंसर में तुमको ये चारों मॉडिफायर को एक्सप्लेन करना है और ये मॉडिफायर किस तरीके से काम करते हैं उन्हें बताना है, कि लॉन्ग का काम क्या है, शॉर्ट का काम क्या है, साइंड से क्या होता है और अनसाइंड से क्या होता है, ओके। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, कंप्यूटर के कंपोनेंट को देखना, उसमें मेमोरी को किस तरीके से यूज किया जाता है उसे देख लिया। डेटा टाइप समझ लिया कि जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप है वो क्या होते हैं, उनका साइज कैसे पता चलता है और उनका साइज है क्या चीज, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, कब काम में आता है, कि जब हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं उस वक्त फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होते हैं डेटा टाइप के। इनपुट फंक्शन हमारे पास में स्कैनफ है, प्रिंटफ फंक्शन हमारे पास में जो है आउटपुट फंक्शन है। तो स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ जो है वो आउटपुट फंक्शन हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट हमने ये मॉडिफायर्स देख लिया कि डेटा टाइप जो होते हैं उनके साथ में मॉडिफायर्स भी आते हैं, यानी वो डेटा टाइप को हम एज इट इज यूज करने के बदले उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उसको लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे साइज कम ज्यादा होगी। साइज कम ज्यादा होगा तो रेंज कम ज्यादा होगा नंबर्स का। और वैसे ही साइंड और अनसाइंड दो टाइप मिलेगा। जो डिफॉल्ट मॉडिफायर अटैच होता है डेटा टाइप के साथ में वो साइंड होता है। इसका मतलब होगा कि अब वेरिएबल नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकता है। और अनसाइंड में क्या होता है कि अब वो सिर्फ पॉजिटिव ही स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर में वो है ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं और इसी के साथ में ऑपरेटर्स से पहले हम इनबिल्ट फंक्शन को और डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन के बारे में हमने बात किया है यहाँ पे कि जो प्रिंटफ और स्कैनफ है ये दो हमने इनबिल्ट फंक्शन देखे ना अभी। तो इन्हीं इनबिल्ट फंक्शन के साथ में और क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है, ओके। इनबिल्ट फंक्शंस चेक करने के लिए हमारे को जो एग्जाम में पूछा जाता है एक लाइब्रेरी है,
या जो एक हेडर फाइल है जिसका नाम है मैथ डॉट एच एच इंक्लूड। तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पे। इस लाइब्रेरी का नाम है मैथ डॉट एच। तो मैथ डॉट एच एक लाइब्रेरी या हेडर फाइल है, जिस तरीके से stdio.h है, conio.h है, मैथ डॉट एच है। तो stdio.h में मुझे क्या मिलता है, printf और scanf फंक्शन मिलता है। stdio.h से क्या पता चलता है अपने को, printf फंक्शन कौन सा है, scanf फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है। वैसे ये जो conio.h है उससे मुझे क्लियर स्क्रीन फंक्शन और ये getch फंक्शन जो है वो conio.h हेडर फाइल से मिलता है। वैसे हमारे पास में मैथ डॉट एच की एक लाइब्रेरी है। अब मैथ डॉट एच से क्या मिलता है, मुझे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैथ से रिलेटेड फंक्शन मतलब मुझे अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर साइन कैलकुलेट करना है, कॉस वैल्यू, साइन कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस यूज करना है। ओके, तो उन फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें मैं समझो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं क्या चाहता हूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मुझे अगर बेस और हाइट की वैल्यू मिल जाएगी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हाइपोटेनस को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो तुम सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि वो क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमें बेस का स्क्वायर निकालना है, हाइट का स्क्वायर निकालना है, और फिर आगे जाके उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है ऐड करने के बाद में। तो यहाँ पे जो स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर रूट निकालना है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैथ डॉट एच के इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं फटाफट। पूरा प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम का टाइटल है राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हमारे पास वेरिएबल कितने होने चाहिए। तो एक वेरिएबल होगा जो बेस को स्टोर करेगा। ठीक है, दूसरा वेरिएबल होगा जो हाइट को स्टोर करेगा, और तीसरा जो वेरिएबल होगा वो हाइपोटेनस की वैल्यू को स्टोर करेगा। यहाँ पे बेस और हाइट को हम इंटीजर के फॉर्म में ले सकते हैं, बट सिंस हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो हाइपोटेनस हो ना वो फ्लोट में आ जाए। तो हाइपोटेनस को मैं एज अ फ्लोट वेरिएबल लूंगा। ठीक है, तो अपने पास तीनों वेरिएबल आ गए। बेस में बेस स्टोर कर देंगे, हाइट में हाइट की वैल्यू स्टोर कर देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, और फिर जो आंसर आएगा उसको हाइपोटेनस में स्टोर करके यूजर को डिस्प्ले कर देंगे। तो समझ में आ रहा है अपना प्रोग्राम कैसे करना है। तो पहला स्टेप जो है वो होगा कि बेस और हाइट की वैल्यू यूजर से पूछ ले। ठीक है, तो अभी क्लियर स्क्रीन के आगे आएंगे। सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, यूजर से बेस और हाइट की वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर बेस एंड हाइट। यूजर को बोल देंगे एंटर बेस एंड हाइट। ठीक है, बेस और हाइट की वैल्यू और जब यूजर दे देंगे इसको न्यू लाइन में डाल देते हैं। ये डबल कोट से बाहर चला गया। अभी बेस और हाइट की वैल्यू आ गई। फिर यूजर से वैल्यूज को स्कैन कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। दो वैल्यू आएगी तो दोनों ही इंटीजर है, तो 2% ही लिखना पड़ेगा। बीच में स्पेस नहीं देना है कुछ, और कॉमा नहीं देना है। इसके बाद कॉमा देने के बाद में हमें बताना है कि पहला परसेंट का वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, एड्रेस ऑफ बेस पे जाना चाहिए, और फिर कॉमा करके दूसरा जो वैल्यू होगा वो हाइट में जाना चाहिए। ठीक है, बेस और हाइट में वैल्यू जब स्टोर हो जाएंगे, यानी अभी हमने क्या किया, तीन वेरिएबल क्रिएट किया, तीन बॉक्सेस क्रिएट किया मेमोरी में। पहला का नाम बेस रखा है, दूसरे का नाम हाइट रखा है, तीसरे का नाम हाइपोटेनस रखा है। फर्स्ट जो दो बॉक्सेस है वो इंटीजर है, थर्ड जो बॉक्स है वो फ्लोट है। उसमें बेस और हाइट का वैल्यू हम यूजर से पूछ पूछ के स्टोर कर दिया है। हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। ओके, अभी ध्यान से देखो। तो अभी मुझे हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, इसका आंसर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट निकालना है।
तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो कहाँ से मिलेगा, मैथ डॉट एन से मिलेगा। फंक्शन का नाम है SQRT। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसके ब्रैकेट में इसके ब्रैकेट में मैं जिस भी नंबर को डालूंगा उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर दे देगा मुझे, ठीक है। बट यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट चाहिए मुझे बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट चाहिए। तो उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक और मैं टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बेस और हाइट का स्क्वायर कैलकुलेट करके रखता हूँ, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे टेम्परेरी में क्या करना है, मुझे बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, बेस का स्क्वायर निकालने के लिए जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन से हम एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट में मुझे एक्स रेस टू वाई निकालना है ना, तो मुझे यहाँ पे एक्स रेस टू वाई निकालना है तो एक्स कॉमा वाई देना पड़ेगा। बट मुझे क्या निकालना है, एक्स रेस टू वाई नहीं, मुझे क्या निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना है, यानी बेस रेस टू टू। तो एक्स के बदले क्या लिख दूंगा, बेस, और वाई के बदले क्या लिख दूंगा, टू। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, बेस का स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। वैसे ही अब इसे ऐड करना है किससे, मुझे मुझे ऐड करना है हाइट के स्क्वायर से, हाइट के स्क्वायर से, सॉरी पावर फंक्शन यूज करेंगे। पावर फंक्शन में हाइट कॉमा टू दे दूंगा तो ये क्या निकालेगा, हाइट का स्क्वायर, कॉमा थ्री दे दूंगा तो हाइट रेस टू थ्री निकाल देगा, क्यूब निकाल देगा। समझ में आ रहा है कैसे यूज किया हमने, पावर फंक्शन यूज किया, बेस का स्क्वायर निकाला, पावर फंक्शन यूज किया, हाइट का स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके जो आंसर आया टी में स्टोर किया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, टी का स्क्वायर रूट निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ टी कैलकुलेट करना है। तो अपना कोड हो गया रन, कंप्लीट, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मैं आंसर को भी तो प्रिंट करना। तो आंसर जो है अभी कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हुआ है ना, कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हुआ। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इस आंसर को यूजर के स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो यूजर के स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन आ जाएगा। प्रिंटफ फंक्शन में क्या करना है, मुझे लिखना है कि आंसर जो है ns इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डेटा टाइप क्या चाहिए मुझे, कॉमा के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे हाइपर का वैल्यू। तो हाइपोटेनस का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो सिंस यहाँ पे फ्लोट है तो इक्वल टू के बाद हम फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एफ, ओके। न्यू लाइन पे जाना है तो हम न्यू लाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे सभी कोड सही है, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कुछ एरर होगा तो पता चल जाएगा। पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल ठीक हो रहा है, कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हमको बेस पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 5, हाइट का वैल्यू है हमारे पास में 8। तो ये 9.43 जो है हाइपोटेनस कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे और एक क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ये जो आंसर आ रहा है 9.433981 आ रहा है, मुझे मेरे पास जो आंसर है वो आना चाहिए 9.43। मुझे सिर्फ दो के डिजिट तक जाना है, दो डिजिट के आगे पॉइंट के बाद में सिर्फ दो डिजिट चाहिए, उसके आगे के डिजिट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या मॉडिफाई करें, यहाँ पे मुझे ये प्रिंटफ फंक्शन जो लास्ट में लिखा उसे मॉडिफाई करना है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि परसेंट एफ के बदले परसेंट पॉइंट टू एफ हो, यानी कि क्या, पॉइंट के बाद में सिर्फ दो ही डिजिट आने चाहिए, आगे का डिजिट का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसे फिर से रन कर देते हैं, बेस डाल दिया 5, हाइट डाल दिया 9, और इसने कैलकुलेट किया 10.30। तो अब यह क्या कर रहा है कि पॉइंट के बाद में परसेंट टू पॉइंट टू एफ लिखा, उससे क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद में सिर्फ दो ही डिजिट तक का मुझे वैल्यू चेक होगा, उसके आगे की वैल्यूज चेक डिस्प्ले नहीं करेगा, ओके। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा कि इनबिल्ट फंक्शन को किस तरीके से यूज करना है। एग्जाम में मोस्टली कौन कौन से फंक्शन पूछता है, पावर पूछेगा, स्क्वायर रूट पूछेगा, और एक दो फंक्शन ऐसे फ्लोर एक फंक्शन और एक सील फंक्शन है। तो फ्लोर और सील फंक्शन समझ लो क्या होता है। इस प्रोग्राम को क्लीन करते हैं, अपने पुराने वाले कंपाइलर पे आ जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं फ्लोर और सील फंक्शन, तो यहाँ पे भी अपना
फाइल इंक्लूड करना। सब फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड करके math.h को यूज करना है। फिर यहाँ पे वेरिएबल a जो है उसके अंदर इंटीजर का फ्लोट ले लेता हूँ। तो फ्लोर और सील जो दो फंक्शन है उनका काम होता है राउंडिंग करने का। तो राउंड ऑफ करना है तो फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर कुछ फ्लोट वैल्यू जैसे मैंने 4.5 को स्टोर किया है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ ए को। क्या प्रिंट करना है मुझे, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर देना है। और यहाँ पे फ्लोट है तो परसेंट एफ करेंगे, आगे की डिटेल नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। और साइज ऑफ तो इसमें प्रॉब्लम ही दे रहा था, इसको हटाते हैं, एक को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसे रन करके चेक कर लेते हैं, कुछ सही है। वैल्यू ऑफ ए जो है वो 4.5000 दे रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है math.h से, जिसका नाम होता है फ्लोर और सील। दो फंक्शन है, उनका काम होता है कि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में राउंड करना। ठीक है, तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम b रख देता हूँ। इसमें क्या होगा कि मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है फ्लोर। ठीक है, इस फ्लोर में मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू का फ्लोर वैल्यू निकालूंगा और उसे डिस्प्ले कर देता हूँ। वैसे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ और जिसका नाम होगा सी। इसमें मैं सील वैल्यू निकालता हूँ, हाँ वेरिएबल ए का है। और डिस्प्ले में हम क्या कर देते हैं, बी और सी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ बी को प्रिंट करके क्या आता है, यानी ए का फ्लोर वैल्यू कितना आएगा, सिंस ये राउंड कर रहा है तो हमें आंसर इंटीजर ही मिलने वाला है। यहाँ पे बी की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, वैसे एक और प्रिंट एफ लिख देते हैं, जिसमें हम सी की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे चेक करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल देता हूँ, इसे रन कर देते हैं। अब क्या हुआ इसको, अब यहाँ पे देखो, हमने एक फंक्शन यूज किया फ्लोर। फ्लोर फंक्शन में वैल्यू ए डाला तो आंसर क्या मिल रहा है उसका, 4। यानी 4.5 का जो फ्लोर वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा मुझे, 4। और जो सील वैल्यू है वो कितनी मिलेगी मुझे, 5। समझो 4.5 के बदले मैं 4.2 ले लेता हूँ और देखता हूँ कि 4.2 को जब राउंड करेंगे तो उसका फ्लोर वैल्यू कितना निकलता है और सील वैल्यू कितना निकलती है। तो 4.2 का भी फ्लोर वैल्यू 4 है और सील वैल्यू 5 है। तो इसको बढ़ाते हैं, अगर मैं इसको 4.9 ले लूँ तो क्या होगा, 4.9 ले रहा हूँ, रन करते हैं इसको। तो ये किस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, तो जब भी मैं कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लूंगा, ठीक है ना, तो उसका जो फ्लोर वैल्यू होगा हमेशा उसके लोएस्ट नियर बाय इंटीजर से मैप करेगा। ठीक है, यानी 4.9 का या 4 पॉइंट कुछ भी नंबर हो, ठीक है, 4.1 भी हो, तो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा लोअर, वो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 से मैप करेगा। वैसे जो सील वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो हायर इंटीजर पे जाएगा। यानी 4 से 4.1 कर दिया ना, तो 4 के बाद जो अपर इंटीजर, जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा उससे मैप करेगा। तो यहाँ पे जैसे हाउस का फ्लोर और सील होता है, तो फ्लोर हमेशा नीचे की तरफ होता है और सील जो होता है सीलिंग ऊपर की तरफ होती है। तो वैसे ही जब ये किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को राउंड करेगा, तो जो फ्लोर होगा, फ्लोर यानी नीचे की तरफ होता है ना, तो वो लोअर इंटीजर वैल्यू से मैप करेगा और सील जो होगा वो अपर इंटीजर वैल्यू से मैप करता है। जैसे राउंड फंक्शन होता है ना, कि अगर 4.1 है तो 4 से मैप करता था, लेकिन अगर 4.6 होता था तो 5 से मैप करता था।
यहाँ पे फ्लोर जो होगा हमेशा लोअर इंटीजर से मैप करेगा, सील जो होगा हमेशा अपर इंटीजर वैल्यू से मैप करता है। तो ये हो गए हमारे इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, तो ये तीन चार फंक्शन जो है एग्जाम में पूछते हैं हमेशा। फ्लोर कैसे वर्क करता है, उसका काम क्या है, सील का काम क्या है, पावर फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसका क्या यूज है, स्क्वायर रूट कैसे काम करता है। तो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अभी तक जितना भी हुआ जितने लोग बैठे हो कुछ समझ में आया, कुछ फीडबैक दे सकते हो, क्वेश्चन है तो। एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो हमने कवर किया। तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि जो डेटा टाइप होता है हमने देखा कि डेटा टाइप क्या होता है और उसके मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अभी जो रिसेंटली हमने इनबिल्ट फंक्शन देखा, पावर फंक्शन, फ्लोर, सील, स्क्वायर रूट, वो फंक्शन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ के ऊपर पूछा जाता है कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर है उसका क्या काम होता है, वो किस तरीके से यूज होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट में फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के कंपोनेंट जो हो गए हैं, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा प्रोसेसर, रैम और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, वो किस तरीके से काम होते हैं। तो आज जो हमने क्लास किया उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउस हाउस के बारे में नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ जितना मैंने बताया ना, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, एक्सप्लेन अगर डिटेल में करना है तो तुम प्रोसेसर और मेमोरी को एक्सप्लेन करो। ठीक है। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी जो क्लास होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टाइम। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इधर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, या फिर जैसा भी होगा सर से बात करके। ठीक है। एरे का डाउट है ना, वो भी मॉड्यूल वाइज बोला है सर ने लेने के लिए, तो ऐसा एक मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करना है। तो अभी फिलहाल हमने फर्स्ट मॉड्यूल का काम किया है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो सेकंड, तो जो मोस्टली थर्ड क्लास होगा ना, थर्ड, उसमें एरे आ जाएगा। ओके, तो अभी कल ही सुबह आ जाएगा, कल सुबह मैं शायद से मॉड्यूल 2 3 तक कंप्लीट कर दूंगा, तो कल के बाद का जो क्लास होगा ना उसमें एरे आ जाएगा आपका। क्या क्वेश्चन है, अगर एरे 10 किया तो 10th एलिमेंट होता है ना, 10th किया तो 11th एलिमेंट होगा ना, जीरो है ना, प्रिंट के टाइम पे ना, 0 to 10 मतलब 0 11 बराबर। तो अगर 10 बोला तो 11th एलिमेंट, 0 to, मतलब क्या कंफ्यूज, 0 to 10 मतलब 11th, 10th मतलब 11th एलिमेंट। अगर क्रिएट करोगे एक रहेगा यूबी रंच, अगर तुम एरे को क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर एरे ऑफ 10 बोला तो 0 से लेके 9 तक बनेगा। ए ऑफ 1 to 9 नहीं, 0 to 9। 0 to 9 A10 होगा, लेकिन जब प्रिंट और स्कैन करोगे दो स्टेट में रहेगा, क्रिएशन के टाइम पे अलग, बट जब अगर प्रिंट और स्कैन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ के टाइम पे A of 10 बोलोगे तो वो ए ऑफ मतलब 11th वाले पोजीशन पे जाएगा।
ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री वैसे रहेगा ना। जैसे ए ऑफ जीरो पे क्या मिलेगा तेरे को? ए ऑफ जीरो पे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ना। तो ए ऑफ टेन पे कौन सा मिलेगा? इलेवेंथ एलिमेंट। जीरो पे फर्स्ट एलिमेंट, वन फर्स्ट पे सेकंड एलिमेंट, सेकंड पे थर्ड एलिमेंट, तो टेंथ पे इलेवेंथ एलिमेंट मिलेगा। समझा? तो अगर टेन एलिमेंट वाला एरे डिक्लेयर किया तो नहीं होगा ना। टेन मतलब तो इलेवेंथ पोजीशन ही नहीं है तेरे पास, नाइन तक ही है ना, जीरो से लेके नाइन तक। डिक्लेरेशन के टाइम पे टेन बोलोगे बट यूज करने के टाइम पे जीरो टू नाइन ही मिलेगा। 10 साइज बोला ना, मतलब जीरो से लेके नौ साइज तुमने यूज करने के लिए रखा है, नौ इंडेक्स। तो जब डिक्लेयर करोगे तो वो टेन को साइज बोला जाएगा, बट जब यूज करोगे तो उसे इंडेक्स बोला जाएगा। तो साइज टेन मतलब जीरो टू नाइन इंडेक्स। तो वो इंडेक्स कब है और साइज कब है वो समझ रखो। डिक्लेयर करने के टाइम पे ब्रैकेट के अंदर साइज लिखोगे, और यूज करने के टाइम पे प्रिंटफ, स्कैनफ या डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उस वक्त इंडेक्स यूज होगा। तो साइज टेन है, इंडेक्स जीरो टू नाइन है। ठीक है। ऑल राइट देन। सो कल परसों जो होगा वो एरे का रहेगा और कुछ रहेगा तो हाँ ये रिकॉर्डिंग मिलेगा। बट ये रिकॉर्डिंग समझा क्या एक्चुअली, बहुत थोड़ा टायर्ड था तो प्रॉपरली मुझे लग रहा है वहाँ नहीं आएगा। बट ठीक है, मैं सर को भेजता हूँ, ये रिकॉर्डिंग मिलेगा। या तो फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। ओके, चलो देन बाय। नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगा वो कल होने वाला है, कल मॉर्निंग के टाइम पे हो जाएगा नेक्स्ट जो क्लास होगा इसका कंटिन्यूएशन। चलो फिर बाय बाय।